Okay, good morning, my dear students, and welcome back to my YouTube channel IITians Care by Abhishek Jain. Till now, we have done introduction part of determinants. Now we will move on to the properties of determinant. ठीक है, तो पहले हम आगे बढ़ने से पहले एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं जो मैंने लास्ट में आपको पढ़ाया था। कैसे हम एक्सपेंड करते हैं रोज़ से भी कॉलम्स के रिस्पेक्ट में, दोनों के रिस्पेक्ट में हम कैसे किसी भी रो किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में हम डिटरमिनेंट को कैसे एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, तो उसी के आगे पढ़ते हैं हम। तो जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन देखिए आप। इस क्वेश्चन में एक्चुअली कितने ऑर्डर का है? ऑर्डर 4, मतलब 4 रोज़ हैं एंड 4 कॉलम्स हैं। तो देखने वाली बात क्या है कि 4 रो और 4 कॉलम तो दिख रहे हैं आपको, बट आप देखेंगे यदि आप फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में यदि इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो आपको बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी। बट यदि आप कॉलम 4 के रिस्पेक्ट में आप यदि इसको खोलना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये आसानी से खुल जाएगा क्योंकि बाकी 3 एलिमेंट्स कॉलम 4 में क्या है, 0 0 0 है। तो मैं इसको खोलता हूँ कॉलम 4 के रिस्पेक्ट में, तो एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू कॉलम 4। तो क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि आपको उस कॉलम 4 के एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीपल करना पड़ता है। तो मैं पहले 5 को लेता हूँ, पहला एलिमेंट 5 है यहाँ पे, तो 5 के कोफैक्टर के साथ मल्टीपल करेंगे आप, तो 5 कौन सा एलिमेंट होता है? ए फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। ठीक है, तो ये कितना होगा? A14। ओके, देन अब इसको यहाँ पे कितना मल्टीपल करना पड़ेगा? -1 टू द पावर ऑफ 1 + 4। नेक्स्ट, इसके बाद इसका माइनर ले लो। माइनर कितना हो जाएगा? इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, बचेगा कितना? 1 6 7 8 5 2 7 1 1। ठीक है। नेक्स्ट, यदि मैं नेक्स्ट एलिमेंट 0 लेता हूँ तो 0 कौन सा एलिमेंट था? ये था सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम। दिस इज थर्ड रो फोर्थ कॉलम, दिस इज फोर्थ रो फोर्थ कॉलम। अब लेकिन 0 के साथ कुछ भी मल्टीपल कर लो, 0 ही आएगा। नेक्स्ट 0 ले लो, कुछ भी कर लो, 0 आएगा। 0 के साथ कुछ भी कर लो, तो मतलब मुझे क्या है, उस एलिमेंट को उस पर्टिकुलर कोफैक्टर के साथ मल्टीपल करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको उस डिटरमिनेंट की वैल्यूज आप निकाल सकते हो। तो मैंने बताया था किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में आप उसको एक्सपेंड कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा? 5 -1 टू द पावर 1 + 5 कितना हो जाएगा? -5। तो 5 निकल के कितना आएगा? -1 बाहर आ जाएगा। और ये आ गया कितना? 3 क्रॉस 3 का इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा। मैंने आपको पढ़ाया था कभी भी डिटरमिनेंट यदि n का है, n ऑर्डर का, तो उसके माइनर जो होते हैं वो हमेशा एक कम ऑर्डर के निकल के आते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये ऑर्डर 4 का है तो इसके माइनर जो निकल के आया है वो मेरा 3 ऑर्डर का है। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करना जानते हैं तो कर लेना। तो -5 टाइम्स ऑफ, अब ये तो सॉल्व करना आपको आता ही है, किसी भी रो किसी भी कॉलम से कर सकते हो। फर्स्ट से भी करोगे तो ऐसे आ जाएगा कितना? 5 - 2 - 6 8 - 14 + 7 8 - 35। ठीक है, इसको सॉल्व करके देख लेना कितना आएगा। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट, मैंने आपको बताया था किसी भी रो किसी भी कॉलम के अबाउट एक्सपेंशन। ठीक है, एक और करते हैं फिर। देखिए, एक क्वेश्चन है, ये 3 ऑर्डर का है। अब ये ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि फर्स्ट रो में एक 0 है और यहाँ पे सेकंड रो में भी एक 0 है, थर्ड रो में भी एक 0 है। यदि मैं कॉलम बेसिस की बात करूँ तो फर्स्ट कॉलम में भी है, सेकंड कॉलम में भी है, थर्ड कॉलम में। तो आप किसी भी रो किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको फर्स्ट के रो के हिसाब से ही करता हूँ। तो फर्स्ट रो के हिसाब से कर लो, क्या फ़र्क पड़ेगा? ये आ जाएगा मेरा डेल्टा की वैल्यू a, देन a² - b देन 0 - b², लास्ट इज 0 इंटू कुछ भी करोगे, मतलब इस वाले के, तो 0 - ab। ठीक है, तो ये कितना आ गया? AQ, और ये कितना आ गया? माइनस और प्लस BQ, और ये सब 0 हो जाएगा। तो AQ + BQ इज़ द आंसर। ठीक है, ये आया था किसके रिस्पेक्ट में? R1 के रिस्पेक्ट में किया है। आप चाहते तो मैं इसको कॉलम 3 के रिस्पेक्ट में करता हूँ। कॉलम 3 के रिस्पेक्ट में करते तो क्या होता है? डेल्टा = 0, पहला 0 हो गया। नेक्स्ट, इसको छोड़ दो तो मिलेगा क्या मुझे? इसी का कॉलम 3, ये कौन सा एलिमेंट होगा? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये 1 + 3। नेक्स्ट माइनर ले लो, 0 A B 0 प्लस नेक्स्ट एलिमेंट इज B,
अब बी ये कौन सा एलिमेंट होता है, दिस विल बी योर सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 2 + 3। नेक्स्ट इसके माइनर लोग, इसको छोड़ दो तो बचेगा कितना, AB 0, ठीक है। नेक्स्ट इज ए एलिमेंट है -1 × 3 + 3 और बचेगा कितना, AB 0B, ठीक है। गड़बड़ तो नहीं किया ना, इसको छोड़ा तो यहाँ पे ए आना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये तो 0 के साथ कुछ भी कर लो, ये कितना हो गया माइनस के साथ b, और ये कितना आ गया 0, दैट मीन्स 0 - b², दैट मीन्स -b²। नेक्स्ट इस वाले को देख लो, a -1 × 6 पॉजिटिव हो गया, और ये कितना आ गया a², तो आंसर विल बी AQ + BQ, ठीक है। तो अब किसी भी रो किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में आप डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं। ये 2 एग्जाम्पल से आपको क्लियरिटी आ गई होगी। और हमेशा उन क्वेश्चंस में जहाँ पे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस किसी कॉलम में, पर्टिकुलर कॉलम में या फिर पर्टिकुलर रो में है, तो आप उस रो उस पर्टिकुलर कॉलम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपको कैलकुलेशन थोड़ी कम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ़ द रोज एंड कॉलम्स आर क्या इंटरचेंज्ड। मतलब यदि मैंने बोला आपको, फॉर एग्जांपल डी ले लिया मैंने, लेट्स से कुछ भी A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि मैं ए क्या है इस टाइप से लिखा हुआ है, मैं क्या करता हूँ इसकी रो को कॉलम बना देता हूँ, कॉलम को रो बना देता हूँ, ट्रांसपोज ले लेता हूँ। दूसरी भाषा में ट्रांसपोज लोगे तो क्या हो जाएगा कि ये कितना हो जाएगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। मतलब ये दोनों करने पे भी वैल्यू जो होगी ना डिटर्मिनेंट की, आप इसको भी सॉल्व करके देख लो, इसको भी सॉल्व करके देख लो, दोनों की आंसर जो होगा वो सेम ही आएगा, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्लियर है। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। फिर सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, इफ़ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट बी इंटरचेंज। मतलब मैंने क्या किया कि 3 रो होते हैं 3 कॉलम होते हैं, मैंने क्या किया किसी भी 2 रो को इंटरचेंज कर दिया, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज चेंज हो जाएगी, उसके साइन में फ़र्क आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे कि एग्जांपल मैंने लिया, ऊपर वाला ले लेता हूँ, D = A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें R1 R2 और R3 को चेंज कर दिया, ठीक है। R2 R3 को, ये साइन क्या बता रहा है कि आपने इंटरचेंज कर दिया, तो ये कितना निकल जाएगा, फर्स्ट रो सेम रहेगी, ठीक है। A3 B3 C3 A2 B2 C2। अब ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, यदि इसकी वैल्यू लैम्डा आ रही थी सॉल्व करने के बाद, तो इसकी वैल्यू सॉल्व करने के बाद माइनस लैम्डा आएगी, ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यदि आप फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को 2 को चेंज कर देते, इंटरचेंज कर देते, फॉर एग्जांपल मैंने बोला लेट्स से मैंने कॉलम को किया तो क्या हो जाता, तो ए अभी डी नहीं रहेगा, ये कुछ D1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वैल्यू चेंज हो गई ना, ठीक है। नेक्स्ट यदि मैंने कॉलम को इंटरचेंज किया, लेट्स से फर्स्ट एंड थर्ड कर दिया, तो कितना हो गया C1 C2 C3 B1 B2 B3 A1 A2 A3। तो ऐसा करने पे भी ये वैल्यू माइनस के साथ ही आएगी, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 2 प्रॉपर्टी क्लियर है। तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। अच्छा, लास्ट प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी नंबर 2 में, यदि मान लीजिए आप ऐसा करें कि आपने क्या किया, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, जैसे आपने मान लीजिए कि आपने क्या किया कि पहले R1 को चेंज कर दिया R2 से और R3 को चेंज कर दिया, और फिर या तो R1 को कर दिया R2 से और R2 को कर दिया R3 से। 2 बार किया तो क्या होगा, एक बार करने पे क्या होता है, एक नेगेटिव के साथ आएगा, दूसरी बार करने पे क्या होगा, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव, फिर से पॉजिटिव, मतलब वही वैल्यू लौट के आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात। यदि आपने एक बार यदि एक रो 2 रो को आपस में इंटरचेंज किया तो क्या होगा, नेगेटिव के साथ आ जाएगा। बट यदि आपने तीनों रो को इंटरचेंज कर दिया, मतलब इसी में लिख दूँ, इफ़ एनी क्या मतलब, फिर तो एनी हो गया, एनी आएगा ही नहीं क्योंकि टोटल 3 होती है ना। तो इफ़ ऑल द 3 रोज ऑफ अ डिटर्मिनेंट बी इंटरचेंज्ड देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी अनचेंज्ड।
ठीक है, वो इसी का ही एक एक्सटेंशन पार्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम आर जीरो देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। मतलब यदि मैं आपको बोलूँ, एक 3x3 का लेता हूँ मैं, 2 5 6 0 0 0 7 1 2। अब इसमें सेकंड रो के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो हैं, तो इसका आंसर सॉल्व करने पे जीरो ही आ जाएगा। और मैं ऐसे ले लूँ, लेट्स से कुछ 2 5 7 8 1 6 0 0 0। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम्हारा थर्ड रो के एलिमेंट जीरो है, इसलिए इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4 देखते हैं अपन। नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ़ टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल ऑफ अ डिटरमिनेंट, आइडेंटिकल मतलब सेम, ठीक है, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी जीरो। मतलब मैंने क्या बोला, इसी बात को मैं कैसे बोलूँगा, 1 5 2 1, 4/4 का ले लेता हूँ, 2 5 6 7। नेक्स्ट आई कैन से दैट 1 5 2 1 3 0 1 5। अब ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है यहाँ पे, कि रो 1 एंड रो 3 के एलिमेंट्स क्या हैं, यहाँ पे सेम है, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो के इक्वल होगी। ठीक है, एक और लेता हूँ, जैसे कि मैंने बोला एग्जाम्पल 2 5 6 2 1 2 and I can say that 0 1 2 1 2। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाली बात है, कॉलम 1 एंड कॉलम 3 इनके एलिमेंट्स सेम है, तो आंसर विल बी जीरो आ जाएगा। और एक और देख लेते हैं, जैसे कि 2 1 2 एंड 1 2 5 6 7 8। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रो 1 एंड रो कॉलम 1 इनके एलिमेंट्स सेम है, तो इससे डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं आएगी। तो ये चीज़ याद रखना कि ये जो मैंने पढ़ा है, इफ़ टू रोज या फिर टू रोज या फिर टू कॉलम्स दोनों आइडेंटिकल हों रिस्पेक्टिवली, यहाँ पे कॉलम के रिस्पेक्ट में देखा है तो ये कॉलम दोनों सेम हो गए, यहाँ पे रो के रिस्पेक्ट में देखा है दोनों ही सेम हो गए, बट यहाँ पे क्या है, कॉलम 1 एंड रो 1 एंड कॉलम 1 इक्वल है, तो यहाँ पे इन जनरल वैल्यू विल नॉट बी जीरो। इन जनरल वो आ जाए वो अलग बात है। ठीक है, तो यू कैन से दिस कि इफ़ रो 1 में और C1 के एलिमेंट्स सेम हो जाएं तो इट डजंट मीन, या फिर मैं इसको थियोरेटिकली क्या बोलूँगा, इफ़ एलिमेंट्स ऑफ रो एंड कॉलम आर आइडेंटिकल ऑफ अ डिटरमिनेंट देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल नॉट बी जीरो इन जनरल। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, फ्रॉम एनी रो या फिर किसी रो से या कॉलम से वी कैन टेक आउट अ फैक्टर विच इज़ कॉमन। ठीक है, मतलब कहने की मतलब क्या हुआ कि यदि मैं आपको बोलूँ 6 5 4 2 1 3 4 2 0। अब ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, मैंने यदि फर्स्ट रो से 2 को बाहर निकाल दिया, तो फर्स्ट रो से 2 बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2, देन अब यहाँ पे 2 जब बाहर निकल जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 3 1 2। नेक्स्ट 5 सेम का सेम रहेगा, सेकंड रो सेम रहेगी एंड थर्ड रो सेम रहेगी। ठीक, कोई डाउट। अब मैंने बोला इसी को ही मैं एक्सटेंशन के तौर पे लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे देख सकता हूँ कि मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक और एग्जांपल लिख लेता हूँ, जैसे कि एक एग्जांपल ये हो गया, एक और एग्जांपल देखता हूँ, जैसे मैंने बोला 2 4 2 6 6 2 देन 1 1 5। अब मैंने क्या किया, पहली रो से भी 2 बाहर निकाल दिया एंड सेकंड रो से भी बाहर निकाला, तो अब क्या होगा, 2 एक निकला है 2 किसी पर्टिकुलर रो से और एक निकला है सेकंड रो से, मतलब एक फर्स्ट रो से एक सेकंड रो से, तो 2 बाहर निकलेंगे, तो यहाँ पे एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे 1 2 1, नेक्स्ट 3 3 1, नेक्स्ट 1 1 5। रो 4 पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही बात, क्लियर है। तो यदि मैं आपको बोलूँ कि आप 3 रो हैं तो आप कितने 3 रो से तीनों रो से निकालोगे तो आपको पता है कितने फैक्टर निकल के आएंगे टोटल। ये प्रॉपर्टी मैं आपको डिटरमिनेंट मैट्रिक्स में पढ़ा चुका हूँ, बट फिर भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 3 रो के लिए 3 निकल के आएंगे। चलिए इसको मैं जनरलाइज करता हूँ नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए मैं यहाँ पे किसी भी पहले फर्स्ट रो की बात कर लूँ, सेकंड रो की बात कर लूँ या फिर थर्ड रो की बात कर लूँ, या फिर मैं कॉलम के रिस्पेक्ट में देखूँ,
कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 सब में ही k का मल्टीपल है। तो मैं क्या करता हूँ, चाहे तो मैं विद रिस्पेक्ट टू पहले कॉलम लेता हूँ। कॉलम के एस्पेक्ट में बात करूँ तो फर्स्ट कॉलम से हम k को बाहर निकाल सकते हैं। तो एक k बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे ADG बचेगा ला, ठीक है। सेकंड कॉलम से भी हम निकालेंगे तो एक k और निकल जाएगा, और एक थर्ड से निकालेंगे तो फिर एक k निकलेगा। तो फाइनली बच के क्या आएगा, ADG BEH, और ये कितना होगा CFI, ठीक है। और इसी को हम लिख सकते हैं क्या, K⁻³ ABCDEFGHI, ठीक है। यदि मैं विद रिस्पेक्ट टू रो करूँ तो भी वही होगा सेम। कैसे, मैंने इस रो से k निकाल सकता हूँ, इस रो से k निकाल सकता हूँ, इस रो से k निकालूंगा, तो आंसर विल बी KQ⁻² ABCDEFGHI, ठीक है। बट यदि ये मैट्रिक्स होता, इफ़ आई कैन से दिस इज अ मैट्रिक्स K KB KC KD KE KF KG KH KI, तो क्या होता, एक ही के बाहर निकलता, ठीक है। वहाँ पर्टिकुलर हम रो कॉलम से नहीं निकालते हैं, वहाँ से हम पूरी मैट्रिक्स से एक ही निकालते हैं। तो क्या होगा, ABCDEFGHI। होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये क्या है, ये हमारा ये मैट्रिक्स है। जिसको ये चीज़ नहीं पता है वो मैट्रिक्स की मेरी लेक्चर सीरीज फॉलो अप करे, उसमें सब बताया हुआ है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स है, और ये 2 वर्टिकल लाइन वाला ये क्या है, डिटर्मिनेंट है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6, एनी डिटर्मिनेंट कैन बी रिटन इन ईदर रो वाइज और कॉलम वाइज। इसका क्या मतलब हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, तो इस एग्जाम्पल को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो रो वाइज लिखूँगा। तो रो वाइज कैसे लिखूँगा मैं, इसमें कितनी रो है, 3 रो है, तो क्या लिखूँगा, R1 R2 R3, ठीक है। और कॉलम वाइज कैसे लिखूँगा मैं इसको, C1 C2 C3, 3 कॉलम है, ठीक है। मतलब 3 कॉलम में देखो, 1 2 3। तो ये पहले कॉलम को कैसे लिखूँगा, मर्ज कर दूंगा, इसको मैं लिख सकता हूँ C1। नेक्स्ट इस वाले को कैसे लिख सकता हूँ मैं, C2। इस वाले को मैं C3। तो ये ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे में हॉरिजॉन्टली लिखा जाएगा। और जब मैं रो वाइज लिखूँगा, रो वाइज, तो पहली रो को मैं ऐसे लिख दूँगा, सेकंड रो को मैं ऐसे लिख दूँगा, थर्ड रो को ऐसे लिखूँगा। तो ये वर्टिकल वाइज मतलब एक ही लाइन बन के आएगी, ठीक है ना। तो एक कुछ रिप्रेजेंट करने के तरीके बता रहा हूँ मैं आपको। तो यदि आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो इस पर एक क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला एग्जाम्पल, मैंने बोला 5C1 6C2 एंड 8C3, ठीक है। चलिए इसको अपन नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसको। चलिए देखिए, तो इसमें क्या है, 5C1 6C2 एंड 8C3। ये क्या है, ये मुझे समझ में आ रहा है कि ये 3 कॉलम होंगे इसमें, ठीक है, 3 कॉलम होंगे। और पहले कॉलम में 5 से मल्टीपल है, दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स में, मतलब पहले कॉलम के एलिमेंट्स में 5 से, दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स में 6 से, तीसरे कॉलम के एलिमेंट्स में 8 से मल्टीपल। तो क्या हो जाएगा, मैं पहले कॉलम से मैं 5 को बाहर निकाल सकता हूँ, दूसरे से मैं 6 को बाहर निकाल सकता हूँ, और तीसरे से मैं 8 को निकालूंगा। तो फाइनली 5 × 6 × 8 बाहर निकल जाएगा, और आपको क्या मिलेगा, C1 C2 C3। तो मल्टीपल होकर कितना आ जाएगा, 30 × 8 240, ठीक है, 240 C1 C2 C3। अब आप चाहो तो इस 240 को कहीं भी ले जाओ, किसी भी पर्टिकुलर रो में ले जाओ, पर्टिकुलर कॉलम में ले जाओ, या पर्टिकुलर C2 में ले जाओ। तो ये इसको लिख सकता हूँ मैं कैसे, 240 C1 C2 C3, या फिर C1 240 C2, या फिर C3, या फिर C1 C2 240 C3। या फिर एक बच्चा बोले नहीं सर मैं इसको और तोड़ना चाहता हूँ, तो उसने बोला 2 × 120 तोड़ दिया। तो वो कैसे कर सकते हो, वो भी कर सकते हो आप। वो कैसे करोगे, 2 आपने इसको दे दिया, 120 इसको दे दिया, तो कितना हो गया, 2C1 120 C2 C3। या फिर आपने क्या किया कि सेकंड वाले को कुछ भी नहीं दिया, पहले को दे दिया 2C1 C2 120 C3, ठीक है। तो अभी ये मैंने ये किया। आप चाहते तो फर्स्ट वाले को कुछ भी नहीं देते हैं, C1 डाल दिया आपने, और सेकंड को 120 दे दिया C2, एंड थर्ड वाले को आपने कुछ 2 C3 दे दिया। एक बच्चा बोलता है नहीं सर इसी को और तोड़ सकते थे, 240 को कैसे तोड़ दिया कि 2 × 60 कितना हो गया, हाँ 2, ठीक है। या फिर कुछ भी ऐसे भी कर सकते हो। तो ये C1 C2 C3। अब अपन किसी को भी 2 दे सकते हैं, किसी को भी 60 दे सकते हैं, किसी को भी 2 दे सकते हैं। तो ये कितना हो गया, ये सब इक्वल होंगे जो मैं आपको ऑपरेशंस दिखा रहा हूँ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, तो समझ में आना चाहिए,
ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते थे 60C1 2C2 2C3 या फिर 2C1 2C2 60C3। ठीक है, ये सब मैंने आपको कुछ करके दिखा दिए, बट आप इन सब की जो रिप्रेजेंटेशन है वो सब सेम ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ यदि आपको समझ में आ गई है तो मैंने आपको प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़ाई थी, उस प्रॉपर्टी नंबर 2 को मैं इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ जो मैंने बताया था ना आपको, कि मैं किसी भी किसी भी दो कॉलम को इंटरचेंज करूँ तो वो नेगेटिव साइन के साथ ऑरिजिनल डिटरमिनेंट की वैल्यू देता है। मतलब मैंने प्रॉपर्टी नंबर 2 जो पढ़ाई थी वहाँ पर देखना आप, जैसे मैंने बोला वहाँ पे R1 R2 R3 R4 R5, मतलब एक डिटरमिनेंट लिया मैंने 5x5 का, मतलब 5 ऑर्डर का। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मैं इधर पे करता हूँ R3 और R2 को इंटरचेंज कर दिया, तो फिर ये जो वैल्यू देगा वो क्या देगा, माइनस के साथ देगा R1 R3 R2 R4 R5। अब मैंने क्या किया, फिर से R4 और R5 को चेंज कर दिया, तो फिर क्या होगा, फिर माइनस साथ देता है, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब R1 R3 R2 R5 R4। ठीक है, मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि यदि आप एक बार इंटरचेंज कर रहे हो तो आपको नेगेटिव मिलेगा, 2 बार कर रहे हो तो पॉजिटिव मिलेगा, और 3 बार करोगे तो फिर नेगेटिव मिलेगा, 4 बार करोगे तो पॉजिटिव मिलेगा। मतलब आप क्या इवन टाइम्स आप इंटरचेंज करोगे तो आपको वैल्यू सेम रहेगी, बट आप ऑड टाइम करोगे तो वैल्यू नेगेटिव के साथ आएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं आगे दिखाता हूँ आपको। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7, जिसको आप बोल सकते हो कि वो एक्सटेंशन होगी किसकी, P2 की। P2 कौन सी वाली प्रॉपर्टी थी, जब हम किसी दो या फिर किसी दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू जो होती है माइनस साइन के साथ आ सकती है। तो इसी में हम एक नेक्स्ट पढ़ेंगे रोल ओवर, ये उसी का ही एक्सटेंशन है। जैसे कि मैंने बोला आपको C1 C2 C3 C4 C5, ये कितनी है, 5 कॉलम्स हैं, तो इनको आपने रोल ओवर किया। मैं कहता हूँ कि इन 3 कॉलम को आपने इधर लाया आगे की तरफ, तो शिफ्ट हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा। ठीक है, तो इसको रोल ओवर किया, तो मैंने क्या किया, इसको आगे बढ़ा दिया, रोल ओवर मतलब आगे की तरफ ले गए, तो मतलब इंटरचेंज हो जाएंगे। C1 जो है ना वो C2, अब यहाँ पे C2 आ गया, नेक्स्ट C3 आ गया, नेक्स्ट C4 आ गया, और जो C1 था वो यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, C1 यहाँ से हट गए और रोल ओवर कर दिया मैंने, तो यहाँ C1 आ गया, इस C5 हो गया, वहीं का वही रहा। तो ये जो वैल्यू आएगी वो माइनस के साथ आएगी। ठीक है, तो इसको अपन कैसे बोलेंगे, एक्चुअली इसी चीज़ को आप बोलना चाहो तो आप समझने के लिए बोल सकते हो, इफ़ रोल ओवर डन ऑन n नंबर ऑफ रोज और फिर कॉलम, देन जो वैल्यू होगी ना वो कितनी हो जाएगी, वो होगी -1/n टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, क्लियर। तो कैसे, जैसे इसी को समझने के लिए एग्जांपल लिया मैंने बोला एक ले लिया R1 R2 R3 R4, मतलब इसमें 4 रो 4 कॉलम, ये 4 ऑर्डर की है। ठीक है, तो मैंने क्या किया इसमें समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि आई कैन से दैट मैंने इन दोनों को पहले इंटरचेंज किया एक बार, तो क्या हो गया, ठीक है, R1 R2, और फिर उसके बाद जब R4 उधर पहुंच गया तो फिर R2 को इधर पहुंचा दिया सबसे नीचे, तो यहाँ पे R2 सबसे नीचे आ गया, R4 आई कैन से R3 यहाँ पे आ गया, R4 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे कितना होगा -1/2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हियर R2 इज़ रोल ओवर किया है मैंने ऑन 2 रोज, 2 रोज पे किया है R2 को। कैसे, R2 को पहले मैंने पहुँचाया होगा R3 की जगह पे, तो R3 ऊपर पहुँच गया, R2 इधर आ गया। ठीक है, फिर मैंने R2 को फिर पहुँचा दिया R4 की जगह पे, मतलब कैसे किया होगा, इस यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचे होंगे हम, पहले मैंने R2 और R3 को चेंज किया होगा, तो कितना होगा R1, अब यहाँ पे R3, देन R2, देन R4। ठीक है, तो कितना आ गया -1/, एक माइनस साथ आएगा क्योंकि 2 रो को इंटरचेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट मैंने क्या किया, अब मैंने R2 को और R4 को, मतलब इसका जो नाम R2 है एक्चुअली अभी, तो इन दोनों को इंटरचेंज किया, तो एक बार और हो जाएगा, तो -1 और वो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वैल्यू सेम आ जाएगी, जो वैल्यू इसकी थी वो वैल्यू इसकी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये सेम स्टेप जो मैंने बताया ना वो आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन आगे। तो इसी बात को मैं जनरलाइज कैसे करूँगा, मैं लिख देता हूँ इन रोल ओवर
in rollover, if rollover done on even number of rows or columns, then वैल्यू won't change, मतलब चेंज नहीं होगी। ठीक है, इवन नंबर मतलब यहाँ पे 2 बार किया था, देखो आपने यहाँ पे मैंने लिखा है ना R2 इज रोल ओवर ऑन 2 रोज, 2 बार किया तो इसलिए वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा, फाइनल वैल्यू पे -1 का स्क्वायर आ गया तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो जो वैल्यू इसकी आ रही होगी डिटर्मिनेंट की, वही वैल्यू इसकी आएगी। और इसी को लिख सकते हो इन रोल ओवर, इफ रोल ओवर डन ऑन ऑड नंबर ऑफ रोज, देन वैल्यू विल कम विद नेगेटिव साइन ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। तो इन रोल ओवर, इफ रोल ओवर डन ऑन इवन नंबर ऑफ रोज और कॉलम, देन वैल्यू पे कोई चीज़ नहीं पड़ेगा। बट यदि रोल ओवर हमने किया है ऑड नंबर ऑफ रोज या फिर ऑड नंबर ऑफ कॉलम्स पे, देन वैल्यू जो होगी उसके वो ओरिजिनल वैल्यू के माइनस टाइम्स आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं फिर। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए एक क्वेश्चन है, अब इसको मुझे 2 डिटर्मिनेंट की वैल्यूज़ को सम करना है। तो आपके पास पहला मेथड तो क्या है कि आप इसको अलग सॉल्व कर लेंगे, इसको अलग सॉल्व कर लेंगे, उसको जोड़ देंगे वैल्यूज़ को। मतलब आई कैन से दैट डेल्टा इक्वल्स टू, जो फाइनल डेल्टा होगा वो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 हो जाएगा। मतलब इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू, दूसरा इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू। ठीक है, मेथड 2 क्या है, ऑब्जर्व करेंगे, यदि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं तो यहाँ पे ये क्या है, फर्स्ट रो सेकंड डिटर्मिनेंट की, यहाँ पे थर्ड रो सेकंड डिटर्मिनेंट की, और यहाँ पे फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम। ठीक है, तो कुछ नहीं है, बस आप क्या कर सकते हो, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी शायद थी, जो मैंने बताया था कि आप किसी भी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हो, वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आता है। तो इसको ऐसे रहने दो, 1 4 -1 2 5 2 3 6 7। अब मैं यदि इस वाले को चेंज करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 1 4 -1 3 6 7 2 5 2। ठीक है, चलिए अब ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि इसकी फर्स्ट कॉलम सेम हो गया, इसका फर्स्ट कॉलम सेम हो गया, इसका थर्ड रो अलग है, तो थर्ड कॉलम अलग है, इसका सेकंड। बट ये दोनों को यदि मैं इंटरचेंज करूँ, प्रॉपर्टी लगाऊँ मैं कौन सी वाली, सेकंड प्रॉपर्टी कि मैं नंबर ऑफ किसी भी रो किसी भी कॉलम को इंटरचेंज कर सकता हूँ, या फिर रोल ओवर। मैं बोलूँगा कि C3 और C2 को मैं इंटरचेंज करता हूँ, तो वैल्यू जो होती है वो माइनस टाइम्स आ जाती है। मतलब इसकी वैल्यू कुछ D है, तो ए वैल्यू जो निकल के आएगी वो क्या हो जाएगी, -D। तो D - D, फाइनल आंसर विल बी, समझ में आ रही बात आपको, दिस विल बी 0 इज़ द आंसर। क्लियर, तो ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं अपन, प्रॉपर्टी नंबर 8। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 8, इफ वन रो या फिर कॉलम इज मल्टीपल ऑफ अदर रो, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 2 5 6 और आई कैन से दैट 1 2 3 देन 4 10 और 12। अब इसमें देखने वाली बात क्या है इस वाले में कि कॉलम 1 जो है ना, और कॉलम 3 जो है, वो कॉलम 3 जो है ना, वो कॉलम 1 के हर एलिमेंट से 2 टाइम्स है। देखो ये 2 टाइम्स है, ए भी 2 टाइम्स है, ए भी 2 टाइम्स है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें से 2 तो बाहर निकाल सकता हूँ। पहली चीज़, पहला ऑपरेशन, 2 बाहर निकाल दो, निकल जाएगा, निकल गया। तो कितना हो गया, 2 5 6 1 2 3 2 5 6। अब ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि ये दोनों कॉलम सेम हो गए, तो आंसर विल बी 2 टाइम्स इंटू 0, आंसर विल बी 0। ठीक है, तो वही बोला है कि इफ़ वन रो और कॉलम इज मल्टीपल ऑफ अदर रो, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। ठीक है, मतलब कोई भी रो कोई भी कॉलम, यदि उनके पर्टिकुलर एलिमेंट्स जो है ना वो दूसरे रो के पर्टिकुलर एलिमेंट्स के साथ मल्टीपल में है, मतलब यदि ये जरूरी नहीं है 2 टाइम्स होता, 5 टाइम्स होता, 7 टाइम्स होते, सारे एलिमेंट्स वैसे ही होते ना, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती, 0 ही आती। ठीक है, तो इसी को मैं यदि बोलना चाहूँ, जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे एक और, जैसे मैंने इसी में दिखा देता हूँ, जैसे कि C1 5 C2 और 7 C1 C3। अब ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि देखो पहला तो C1 है, इसमें से हम सेकंड कॉलम में से 5 बाहर निकाल सकते हैं,
एंड थर्ड कॉलम में से हम 7 बाहर निकाल देंगे। जब 7 बाहर निकालोगे तब ए वाला कॉलम और ए वाला कॉलम सेम हो जाएगा, तो आंसर विल बी 0। क्लियर? तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर। दिस इज अ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 9। ये बोल सकते हो कि अ डिटर्मिनेंट कैन बी ब्रोकन इनटू टू डिटर्मिनेंट ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, सेम ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एनी रो और कॉलम। ठीक है, मतलब एक डिटर्मिनेंट को आप ब्रोक कर सकते हो, मतलब तोड़ सकते हो आप किसी दो डिटर्मिनेंट में जिनका ऑर्डर सेम होगा दोनों का, विद रिस्पेक्ट टू एनी कॉलम और एनी रो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लिखना चाहें तो ले लेता हूँ मैं कुछ ए प्लस बी, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कुछ सी प्लस डी ई प्लस एफ, नेक्स्ट जी एच आई, उसके बाद क्या आएगा जे के एल। अब मैं इसको तोड़ना चाहता हूँ, तो ऑब्जर्व करेंगे आप कि इस वाले को आप तोड़ सकते हो दो कर में, तो क्या होगा ए सी ई, बट ए एलिमेंट जो है ना ये इसमें भी सेम रहेंगे, जी एच आई जे के एल सिमिलरली प्लस, और इसके जो एलिमेंट्स को तोड़ा है तो मैं यहाँ पे तोड़ूंगा बी डी एफ जी एच आई जे के एल। ठीक है, तो ये जो पूरा डिटर्मिनेंट ये दो डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। क्लियर है? तो मैंने इस चीज़ को तोड़ा है यहाँ पे और यहाँ पे। क्लियर? तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये तो इसमें भी आएंगे और इसमें भी आएंगे। ठीक है, अब इसी को और भी हम कुछ कर सकते हैं, और क्या क्या कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ठीक है, तो अब देखिए जैसे मैं चाहूँ तो कुछ भी एलिमेंट्स, मैंने बोला एक सी की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला ऐसे भी कर सकते थे ए जी जे, अब सी वाले का जो सी प्लस डी ही रहने देते हैं। ठीक है, तो एच के ई आई एल, और बाकी आप ऑब्जर्व करो कि ये तो ए प्लस बी तो टूटा है, तो ये बी इसको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट यदि इसको बी मिल गया तो यहाँ सी प्लस डी मिल चुका है तो यहाँ 0 होता, और यहाँ पे यदि ई हो चुका है तो यहाँ पे एफ होना चाहिए था। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यदि आप चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते थे, कैसे कि आप ई प्लस एफ में एफ आप इसको दे देते, तो ए प्लस सी प्लस डी एफ जी एच आई जे के एल प्लस बी जीरो ई जी एच आई जे के एल। ठीक है, ये सब का सब जो होता सेम ही आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको क्लियरिटी आ जानी चाहिए, और इसको हम कैसे करेंगे ये तो आपको अच्छी तरह से पता ही है कि हम कैसे कर सकते हैं। यदि मैं इसको तोड़ना भी चाहूँ वैसे बाई जैसे अपन करते हैं हमेशा मेथड 2, जैसे मैंने बोला इसको अपन कैसे कर सकते थे, इस रो के अबाउट मैं तोड़ता हूँ तो क्या हो जाएगा, इस रो के अबाउट एक्सपेंड करता हूँ तो कितना हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, पहला एलिमेंट। नेक्स्ट इसके को फैक्टर के साथ मल्टीपल कर दो, को फैक्टर क्या होंगे एच के आई एल, देन प्लस सी प्लस डी की बात करते हैं। तो सी प्लस डी जो एलिमेंट है वो कौन सा है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ माइनस साथ आएगा। नेक्स्ट सी प्लस डी, अब इसको छोड़ दिया तो जी जे आई एल प्लस, अब नेक्स्ट ए वाला एलिमेंट कितना है ए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, सम कितना हो जाएगा -1/4, तो वो सेम आ जाएगा ई प्लस एफ, नेक्स्ट जी जे एच के। ठीक है, अब इनको सॉल्व करके देखेंगे तो आप, और इन दोनों का जो डिटर्मिनेंट का सम आएगा वो सब वैल्यू सेम ही आएगा। ठीक है, तो इसी को नोट की तरह कैसे लिख सकता हूँ मैं, नोट लिखूँगा तो वैसे लिखूँगा कि R1 प्लस R1 डैश लिखा हुआ है, तो R2 R3, तो क्या हो जाएगा ये विदाउट छेड़े R2 R3 को, ये तो R2 R3 ही रहेगा, यहाँ पे भी ये R2 R3 ही रहेगा, और आप इन दोनों में R1 और R1 डैश को ऐसे तोड़ सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट, ये वही रहेगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है ये तुम्हारी डिटर्मिनेंट की। ठीक है, तो इसी को और थोड़ा लिखें तो क्या लिखेंगे हम, इसी बात को लिख सकते हैं हम, सम ऑफ एनी डिटर्मिनेंट takes place with respect to any row or column
बाय कीपिंग अदर एज सेम, जो मैंने यहाँ पे किया है। सम ऑफ एनी डिटर्मिनेंट में किसी भी डिटर्मिनेंट का सम जो टेक्स प्लेस होता है विद रिस्पेक्ट टू एनी रो, किसी भी रो की को देखो मैंने इस वाले में देखा है, तो ये क्या था, रो 1 थी, इस रो 1 में इसको मैंने तोड़ दिया, बाकी दो को क्या रखा, कीपिंग अदर एज सेम। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में मैं इसको तोड़ना चाहता हूँ दो डिटर्मिनेंट में, तो मैं लेट्स से यहाँ पे करता हूँ मैं ब्रेकेज विद रिस्पेक्ट टू रो 1। आप किसी भी रो और किसी कॉलम के रिस्पेक्ट में कर सकते हो, मैं रो 1 के रिस्पेक्ट में करता हूँ। रो 1 को मैंने क्या किया, इसको मैंने तोड़ दिया, लाइक इसको 5 दे दे, पहले को 5 दे दिया, ठीक है, तो दूसरे को भी 5 ही बचेगा 10 में से। इसको मैंने 6 दे दिया, तो यहाँ कितना बचेगा 3, और इस 3 में से इसको 1 दे दिया, तो इसका कितना बचेगा 2। बाकी दो रो इसके लिए भी सेम रहेंगी और सेकंड वाले के लिए भी सेम रहेंगी, ठीक है। अब ये हो गया। एक तरीका ये भी हो सकता था कि मैं इसको सिर्फ 2 ही देता, इसको 8 दे देता, या फिर मैं इसको पूरा 9 का 9 दे देता, इसको ये 0 देता हूँ, इसमें 3 का 3 दे दिया, यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट ये 5 2 1, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 5 2 1 0 6 7, 5 2 1 0 6 7, ठीक है। तो यहाँ पे आप सो मैनी नंबर ऑफ बेस से आप इसको ऐसे तोड़ सकते थे, ठीक है, बट मैंने आपको एक तरीका बताया, आप ऐसे इनको तोड़ सकते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो एक बच्चा पूछे मेरे से, जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल a प्लस बी सी प्लस डी ई प्लस एफ जी प्लस एच। अब यदि इसको तोड़ना चाहे तो इसको आप ऐसे नहीं तोड़ सकते हो, कैसे, ए सी ई जी प्लस बी डी ई एफ। ये करना गलत है। क्यों गलत है, सोचिए क्यों गलत है। क्योंकि क्योंकि मैंने आपको बोला था कि आप किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में तोड़ सकते हैं, तो बाकी जो नेक्स्ट कॉलम नेक्स्ट रो होगा वो सेम का सेम रहना चाहिए। बट यहाँ पे क्या हुआ, यदि मैं बोलूँ कि मैंने इस कॉलम 1 के रिस्पेक्ट में तोड़ा है, तो कॉलम 1 के रिस्पेक्ट में तोड़ा है, तो ए बी ई, और ये कौन सा स्टेप था, ई ए बी ई जी, ठीक है, ओके ओके, और ये एफ आना चाहिए था, एफ एच, ठीक है। तो ऐसा मैं सोचूं कि मैंने ऐसा किया है, तो ये गलत होगा कहना। क्यों गलत होगा, क्योंकि इसमें आपने कॉलम 1 के रिस्पेक्ट में देखूं तो कॉलम 2 को तो सेम रखना चाहिए था ना दोनों में, बट ऐसा तो हुआ ही नहीं। या फिर मैं बोलूँ मैंने रो 1 के रिस्पेक्ट में तोड़ा है, तो रो 1 तो रो 2 तो सेम रहना चाहिए था ना, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है, इसलिए ये ब्रेकेज गलत है। फिर सही क्या होगा इसका, सही ये होगा, देखो ए प्लस बी सी प्लस डी ई प्लस एफ जी प्लस एच। अब इसको मैं तोड़ना चाहता हूँ, तो मैंने बोला अब किसी भी रो के रिस्पेक्ट में करता हूँ या कॉलम के रिस्पेक्ट में, जैसा आप चाहो रो के रिस्पेक्ट में कर देता हूँ, तो ए सी, तो सेकंड वाला सेम होना चाहिए, ई प्लस एफ जी प्लस एच प्लस, नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे बी आ जाएगा, यहाँ पे डी आ जाएगा, और ई प्लस एफ जी प्लस एच, ठीक है। अब क्या हो सकता है, कोई बच्चा बोले कि सर ये तो मेरे को समझ में आ गया, अब मैं करता हूँ इसको और एक्सपेंड करना चाहता हूँ, तो अब इसको मैं सेकंड रो के रिस्पेक्ट में करना चाहता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, इसके भी 2 निकल के आएंगे, ए सी ई जी, इसमें फर्स्ट रो के कोई चेंज नहीं पड़ेगा, फर्स्ट रो पे कोई चेंज नहीं करेगा, बट एफ एच इसका भी 2 निकल के आएंगे, तो निकल के आएंगे, तो क्या होगा, बी डी सेम रहेगा, ई जी नेक्स्ट प्लस बी डी एफ एच, ठीक। तो ये 4 डिटर्मिनेंट्स सब डिटर्मिनेंट्स निकल के आएंगे इसके, इसको आप बोल सकते हो कि जब आप इसको इस टाइप को ब्रेक करोगे तो, ठीक है। ये तो हो गया मैंने जब रो के एस्पेक्ट, रो को मतलब क्या किया, यहाँ से रो को तोड़ा, पहली रो को तोड़ा तो ए सी में टूट गया, बट सेकंड रो सेम रहेंगे, देखो सेम रखा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट मैंने इस वाले को भी तोड़ा, तो इसमें क्या किया, सेकंड रो को तोड़ा, फर्स्ट को सेम रखा है, ए सी ई जी एफ एच, ठीक है। नेक्स्ट इस वाले को बी डी ई जी और नेक्स्ट एफ एच, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है। और यदि आप कॉलम के रिस्पेक्ट में करते तो क्या हो जाता, कॉलम के रिस्पेक्ट में करता तो मैं ऐसे तोड़ता, ए प्लस बी को तोड़ रहा हूँ, या फिर मैं बोलूँ ए प्लस बी और ई प्लस एफ, इसको मैंने सेम रखा, तो कितना हो जाएगा, सी जी प्लस नेक्स्ट ए प्लस बी ई प्लस एफ, ए सेम होता डी एच, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके भी 2 बनते, इसके 2 क्या बनते, देखो यहाँ पे ए ई सी जी प्लस बी एफ सी जी, ठीक है। नेक्स्ट इस वाले का कितना होता,
AEDH प्लस BFGH। ठीक है, तो अब ऑब्जर्व करिए, ये चार आपको निकल के आ रहे हैं, वही चार जो मैं दिखाए हैं आपको। पहला वाला ये कौन सा है, BC का। ये चार के चार जो होंगे वो आपके सेम होंगे इस टाइप के, तो कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ये क्या था मैंने विद रिस्पेक्ट टू कॉलम, और ये क्या है मैंने ब्रेकेज विद रिस्पेक्ट टू रो। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़े, प्रॉपर्टी नंबर 10 पढ़िए। ये एक्चुअली ऑपरेशनल प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसमें अपन जब डिटर्मिनेंट में ऑपरेशन लगाएंगे ना, तब ये प्रॉपर्टी को आपको जानना जरूरी होगा। जैसे कि मैंने बोला, इफ़ बी एड इन अ रो एनी मल्टीपल ऑफ एनी अदर रो देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी अनचेंज। जैसे मैंने बोला, एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ था कुछ ऐसे 2 5 6 1 0 7 1 2 1 1, ठीक है, ऐसे कुछ दिया था। तो मैंने क्या किया, इसको इसमें एक ऑपरेशन लगाया। क्या ऑपरेशन की R1 में मैंने क्या किया, R1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R2 कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा, एक चीज़ ऑब्जर्व करना, इसमें आप R1 को चेंज कर रहे हो, इसलिए मैंने R1 को पहले लिखा। और R1 में जब चेंज करो तो R1 का कोफिशिएंट हमेशा 1 रखना। और प्लस अब नेक्स्ट यदि आप 2 टाइम्स ऑफ R2 2 टाइम्स ऑफ 3 कुछ भी कर सकते हो आप। यदि आपने ऐसा किया 2 टाइम्स ऑफ R2, तो ये क्या निकल के आएगा, R1 तो अभी चेंज होने वाला है, देखो 2 1 1, देखो। तो अब R1 में क्या चेंज किया है आपने, कि R1 में जो एलिमेंट 2 था उसमें 2 टाइम्स ऑफ 2 R2 के एलिमेंट जोड़ दिए। तो पहला एलिमेंट 2 प्लस 0 टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 0, तो ये कितना हो गया, 2 का 2 ही आ गया। नेक्स्ट 5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 7, इसके लिए देखो 5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस, इसका एलिमेंट, तो कितना हो गया, दिस विल बी 14 प्लस 19 19। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला कितना होगा, 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 6, दैट मीन्स 13। क्लियर है, तो अब इसकी वैल्यू आप निकाल के देख लो, इसकी भी वैल्यू निकाल के देख लो, दोनों डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम ही आएगी। या फिर आप बोलो किसी कॉलम के रिस्पेक्ट में करो, मैंने बोला आपको C1 गोस टू C1 प्लस 1, तो फिर C3, यही कर लो। चलो, मैंने क्या किया कि C1 प्लस C3 कर दिया, तो कितना होगा 2, सॉरी C1 तो चेंज हो रहा है ना, तो C1 पहले लिखा हुआ है, तो क्या होगा 2 प्लस 6 8 1 3 5 7 1 6 1 1 करके देख लीजिए, वैल्यू विल भी सेम रहेगी। ठीक है, तो चलो करके भी देख लेते हैं एक बार। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना दे देगा, यहाँ पे देगा 2 टाइम्स ऑफ 7 माइनस 1 माइनस 5 0 माइनस 2 प्लस 6 0 माइनस 14, तो कितना आ गया 2 2 से 5 10 माइनस 5 प्लस 10 माइनस 6 90, कितना हो जाएगा 14, दैट मीन्स कितना हो जाएगा ये 84। ठीक है, तो ये कितना हो गया -64। ठीक है, अब इसको करो 8 इंटू 7 माइनस 1 माइनस 5 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 3 प्लस 6 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 21। ठीक है, कितना आ गया 8 इंटू 6 माइनस 5 टाइम्स ऑफ माइनस 2 प्लस 6 टाइम्स ऑफ माइनस 20। ठीक है, चेक कर लेना कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है। चलिए बहुत सही, ये हो गया मेरा कितना 64 नहीं 48। ठीक है, नेक्स्ट ये कितना हो गया प्लस 10, ये कितना हो गया माइनस 120, तो कितना होगा 58 माइनस 120, तो कितना आ जाएगा -64 इज द आंसर। चेक कर लें कुछ गड़बड़ तो नहीं किया क्या। ठीक है, सही है। चलिए तो फिर कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, ये क्या किया, ये 52, तो ये कितना हो जाएगा 60 62 आना चाहिए ना, यहाँ पे 62, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया होगा फिर। 2 इंटू 7 इंटू 1, अच्छा ये 12 आएगा, सॉरी 12, हाँ 62 यहाँ पे आएगा -62। ठीक है, दोनों देख लेना आप, दोनों आंसर सेम आ गए। मतलब हम कुछ भी ऐड करें किसी भी रो में किसी मल्टीपल के साथ, तो उसकी रो और कॉलम पे कोई भी मतलब करने पे उसकी वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 10 को आप बोल सकते हो कि ऑपरेशंस पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, ऑपरेशंस मतलब कैसे लगाते हैं हम रो और कॉलम पे, और इसको लगाने से क्या होता है कि हमारी कैलकुलेशन जो होती है वो कैलकुलेशन बिकम्स ईजियर। ठीक है, इसलिए हम लगाते हैं। तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऑपरेशन लगाने पे बहुत सिंपल हो जाते हैं। ठीक है ना, इसलिए हम ये सब करते हैं। तो यदि मैं आपको एक एग्जांपल देखना चाहूँ तो एग्जांपल दिखाता हूँ जिससे, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और एक खास बात याद से एक पॉइंट आप क्या, कि जिसके ऊपर भी आप ऑपरेशन लगा रहे हो, ऑपरेशन
if operation is taken on particular row or column, then the coefficient of that row or column will be 1। ठीक है, जैसे मैंने बोला आपको R3 पे लगा रहा हूँ मैं, तो R3 पहले 1 ही रखूँगा, फिर अब जो चाहे करते रहो, 3/2 टाइम्स ऑफ R1 R3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R2, जैसा आपको करने पे आपको सिंप्लीफाई हो रहा हो आप ऐसा कर सकते हो। या फिर आप बोलो मैं माइनस वाले लगाना चाहूँ तो क्या करूँगा, R3 माइनस ऑफ R2, या फिर R3 माइनस R1, कुछ भी आप कर सकते हो ये सब। बट आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि R3 पे लगा रहे हो आप लिख दो R3 ऑफ R2 माइनस R3, नहीं, ये लगाना गलत है। ठीक है ना, क्लियर है। तो आप जैसे भी ऑपरेशन लगाओगे, ऑपरेशन क्यों लगाते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए, और साथ साथ ऑपरेशन जिस पे भी लगा रहे हो उसको आप पहले लिखोगे, उसका कोएफिशिएंट 1 बनाओगे, उसके बाद जो नेक्स्ट रो नेक्स्ट कॉलम आप कंसिडर कर रहे हो उसको अपन, और ये याद रखना है ऐसे मत लगाना कि कॉलम पे लगा रहे हो और फिर रो को साथ में कंसिडर कर रहे हो, ऐसे नहीं। ठीक है, रो पे लगा रहे हो तो रो वाले को ही कंसिडर करिएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ें फिर नेक्स्ट। चलिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर जैसे देखिए एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ऐसे कुछ करना है। अब यदि आपको ऑपरेशंस लगाना नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे सॉल्व करोगे, बड़ा तगड़ा जाएगा। मेथड 1 मतलब कन्वेंशनल मेथड, और जो कि इससे क्या होगा, बहुत लॉन्ग हो जाएगा, लॉन्ग स्टेप्स। ठीक है, मेथड 2 क्या कर सकते हैं हम इसको, यदि हमको ऑपरेशन लगाना आता है। ऑपरेशन कैसे लगाएंगे हम, जैसे इसमें ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि यदि मैं पहली रो को सम करूँ, पहली रो के सब एलिमेंट्स को, तो कितना हो जाएगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, सम 0 हो जाएगा। सेकंड रो के एलिमेंट को करूँ तो कितना हो जाएगा, x माइनस बाई प्लस बाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स, वो भी 0 हो जाएंगे। अल्फा माइनस बीटा ए हो जाएंगे 0। क्लियर, ठीक है। ठीक है, तो आप ऐसा करने से आपको एक चीज़ दिख जाएगी, यदि मैं किसी भी पर्टिकुलर रो पे, मैं बोलता हूँ C1 पे, C1 कॉलम पे C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दिया, ऐसा करने से क्या हो जाएगा, देखिए आपने क्या किया, पहली रो में पहले वाले को तो सेम रखा, उसका कोएफिशिएंट 1 बना दिया, बाकी दो को आपने उनको जोड़ दिया उनके साथ। तो पहले वाले में अब a माइनस बी था, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस सी आ गया, तो ये 0 हो गया, क्योंकि a से ये कट गया, b से b कट गया, c से c कट गया, a भी 0 हो गया, a भी 0 हो गया। बाकी इनको सेम का सेम रहने दो, y माइनस जेड बीटा माइनस गामा, c माइनस ए जेड माइनस एक्स गामा माइनस अल्फ़ा। अब एक किसी भी डिटर्मिनेंट के एक कॉलम उसका 0 हो जाए, आंसर विल बी 0। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अभी देखिए एक बच्चा बोले कि सर मैं इस पर रो में लगाना चाहता हूँ, रो में लगाते तो फ़ायदा नहीं होता, क्यों नहीं होता मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने बोला फर्स्ट रो पर लगा रहा हूँ मैं, फर्स्ट रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 ऐसे लगाने से क्या हुआ कि जब आपने ऐसा लगाया तो क्या होगा, फर्स्ट रो पे a माइनस बी प्लस एक्स माइनस वाई प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा, नेक्स्ट b माइनस सी प्लस बाई माइनस जेड प्लस बीटा माइनस गामा, c माइनस ए प्लस जेड माइनस एक्स प्लस गामा माइनस अल्फ़ा, और बाकी एलिमेंट सेम रहेंगे। अब कहाँ यहाँ 0 कहाँ हुआ, नहीं हुआ, ये तो और फंस गया। तो ऐसे नहीं लग सकता था, क्यों, तो इसलिए आपको हमेशा ऑपरेशन लगाने के पहले आपको ये चीज़ ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, वो आपको जब आएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे कि कौन सा लगाना फिजिबल होगा, कौन सा नहीं लगाना फिजिबल नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको इस चीज़ नोटिस करा दी। नेक्स्ट करते हैं। देखिए, तो मैं बोल सकता हूँ ऑपरेशन डूइंग या तो रो वाइज या फिर कॉलम वाइज, वो अपन डिपेंड करेगा अपनी खुद की ऑब्जर्वेशन पे। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से इसी बात पे। मैं बोलता हूँ 1 1 1 और ए बी सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखें आप तो आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कर पाए कि सर एक रो में तो 1 1 1 है ही, सॉरी एक कॉलम में, और सेकंड कॉलम में भी 1 1 1 मैं बना सकता हूँ। कैसे बनेगा, यदि मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊँ, यदि मैं सारे एलिमेंट्स को सेम कर दूँ। सारे एलिमेंट सेम कैसे हो सकते हैं, यदि मैंने इसमें क्या किया, C2 मतलब सेकंड कॉलम में C2 प्लस C3 कर दिया। देखो ऐसा करने से फ़ायदा क्या है, 1 1 1 ये तो वही रहेगा, और सेकंड वाले को मैंने यहाँ पे बनाया तो इस पर 1 इसका कोएफिशिएंट 1 रखा, और ये कितना हो जाएगा, किस किस को जोड़ा है, इसको C2 को और इस C3 को जोड़ दिया है, तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और ये कितना हो गया, बी प्लस सी
सी प्लस ए प्लस बी। अब इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ, निकाल सकता हूँ एक पर्टिकुलर रो और कॉलम से एस, तो यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, बाकी 1 1 बी प्लस सी, 1 1 सी प्लस ए, 1 1 ए प्लस बी। अब ऑब्जर्व करने वाली बात आ गई कि दो रो दो कॉलम सेम हो गए तो आंसर विल बी 0। ठीक है, यहाँ पे 2 कॉलम्स और आइडेंटिकल। देखो मैंने आपको बताया था जब 2 रो या 2 कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाते हैं तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ फिर मैं आज का इस सेशन को कंप्लीट करता हूँ और हमारे 2 लेक्चर और लगेंगे कि हमारा डिटरमिनेंट का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। 2 नहीं हुआ तो 3 से 3 में हम कंप्लीट कर ही देंगे। ठीक है, चलिए फिर इसके साथ आज का सेशन हम कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी 50 मिनट्स का हो चुका है। तो जो बच्चा इस वीडियो को पहली बार देख रहा था, मैं उसको बोलना चाहूँगा कि वो इसी प्लेलिस्ट में और भी वीडियोस को ढूंढ सकता है। और मैट्रिसेस का मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जेई मेन के मैंने मैट्रिक्स के अपलोड कर दिए हैं। तो आप वहाँ से प्रैक्टिस करिए और अपने 10 दोस्तों को के साथ ये शेयर करिए, जिससे कि उन दोस्तों का भी भला हो और आपका भी भला हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम इसके सेशन को कंप्लीट, और आपको मैंने इसी के डिस्क्रिप्शन में एक असाइनमेंट अपलोड कर दिया है, तो आप लोग वो असाइनमेंट डाउनलोड करिए और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। जितने भी आपसे हो सकते हैं, जितना हमने पढ़ लिया है उसके अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। और जो बच्चा ये पहली बार है इस चैनल पे, उससे बोलना चाहूँगा कि इसी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक दी हुई है, जहाँ से आप डिस्कशन के लिए ज्वाइन कर सकते हो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को। ओके, चलिए स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, थैंक यू।